अभी आपने बॉटनी के चैप्टर एंजियोस्पर्म का क्वेश्चन पेपर देखा। इस वीडियो में हम एंजियोस्पर्म के उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको एंजियोस्पर्म चैप्टर से पूछा गया वो था, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इन प्लांट्स आर ऑलवेज विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो इसमें बेटे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात की गई थी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको पता है दो फेजेस किसी भी प्लांट की लाइफ में होती हैं। फर्स्ट जो फेज है वो स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट। ओके, ये दो फेजेस होती हैं। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड while gametophyte is haploid. ओके, स्पोरोफाइट स्पोर मदर सेल्स प्रोड्यूस करती है और ये स्पोर मदर सेल्स स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। बट ये स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड थी, जब इससे स्पोर को प्रोड्यूस करना है तो ये स्पोर की प्रोडक्शन मियोसिस के थ्रू करवाती है। ठीक है, सो स्पोरोफाइट स्पोर मदर सेल्स प्रोड्यूस करेगी और ये स्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉयड हैं। वाइल ये स्पोर मदर सेल आगे स्पोर को प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज ये मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होने की वजह से ये स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड मींस के इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट एंड स्पोर मदर सेल। सो यहां पे आप हैप्लॉइड का सिंबल एन लिख दोगे। ओके, अब ये स्पोर्स फर्दर गैमेटोफाइट को बनाएंगे एंड ये स्पोर्स जब आगे गैमेटोफाइट को बनाएंगे तो वो माइटोसिस के थ्रू ही बनाएंगे। माइटोसिस में आपको पता है जब भी कोई माइटोसिस के थ्रू कोई सेल डिवाइड होता है तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर वही रहता है जो कि पेरेंट्स के अंदर था, डॉटर सेल में भी वही रहता है। वाइल जब भी मियोसिस के थ्रू कोई सेल डिवाइड होता है तो जो डॉटर सेल्स हैं उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है एज कंपेयर टू मदर सेल। ओके बेटे, सो यहां पे जैसे स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बने थे तो ये मियोसिस के थ्रू बने थे। ठीक है, सो मियोसिस के थ्रू बनने की वजह से जो स्पोर्स हैं ये हैप्लॉइड होंगे, इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा। अब यही स्पोर्स आगे माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू गैमेटोफाइट को बनाएंगे। बिकॉज माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है तो आप मुझे बता दो कि इसमें गैमेटोफाइट डिप्लॉयड होगी या हैप्लॉइड। ओके, माइटोसिस है तो जैसे हमने पहले बात की, ऑब्वियसली इनमें जो डॉटर सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर वही रहता है जो कि मदर सेल्स के अंदर था। सो स्पोर्स अगर हैप्लॉइड थे तो माइटोसिस के बाद गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होनी चाहिए। इन केस ऑफ स्पोर मदर सेल्स यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि वो डिप्लॉयड हैं, जब मियोसिस हुई तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया जिसे आपने हैप्लॉइड बोला। ठीक है, अगर यहाँ पे माइटोसिस होती तो आपको पता है कि यहाँ पे माइटोसिस होने की कंडीशन में स्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड हैं तो उनके स्पोर्स में भी डिप्लॉयड ही होना था। ठीक है, बट एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, आपने ज़ूलॉजी में भी पढ़ी हुई है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट्स और डॉटर में सेम रहता है, मियोसिस में हाफ हो जाता है। ठीक हो गया। सो माइटोसिस में अगर आपने हैप्लॉइड से स्टार्ट किया था तो आपका जो डॉटर सेल होगा वो भी, या डॉटर जो जनरेशन है वो भी हैप्लॉइड ही होगी। सो स्पोर्स जब गैमेटोफाइट को बनाएंगे तो ऑब्वियसली माइटोसिस के थ्रू है तो वो भी हैप्लॉइड होंगे। ओके, अब ये गैमेटोफाइट माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही गैमेट्स को बनाएगी। ठीक है, गैमेट्स दो तरह के आपको पता होंगे, एक मेल सेक्स सेल्स और एक फीमेल सेक्स सेल्स। ओके, ये दोनों गैमेट्स उसने माइटोसिस के थ्रू बनाए हैं। तो माइटोसिस के थ्रू बनाए हैं तो गैमेट्स भी फिर क्या होंगे, हैप्लॉइड। ओके, सो गैमेटोफाइट ने गैमेट्स माइटोसिस के थ्रू बनाए तो ये गैमेट्स भी हैप्लॉइड होंगे। सो इसके साथ आप
हैप्लॉइड नंबर दोनों के साथ मेंशन कर दो। ये गैमेट्स जब फ्यूज होंगे, दोनों एक साथ कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने के बाद जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट बिकॉज आपको पता है कि n+n2n हो जाता है, तो ये डिप्लॉइड होगा। ठीक है, जाइगोट इज डिप्लॉइड बिकॉज दो जर्म सेल्स जो कि हैप्लॉइड थे यहाँ पे कंबाइन किए हैं। ओके, अब ये डिप्लॉइड जाइगोट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होने के लिए ये माइटोसिस का प्रोसीजर ही यूज करेगा। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू होगा तो स्पोरोफाइट भी फिर डिप्लॉइड होगी। पूरे साइकिल में अगर आप देखें इस प्लांट के, तो जस्ट यहाँ पे मेयोसिस हो रही है, जहाँ पे स्पोर मदर सेल्स स्पोर्स प्रोड्यूस करवाने थे। तो ये फेज आपने याद रखनी है और ये साइकिल आपने याद करना है, आगे वाले एमसीक्यूज में दोबारा पूछा जाएगा। ओके, जस्ट यहाँ पे मियोसिस हो रही है, बाकी सारे में आप स्टेप्स में देख सकते हो कि माइटोसिस हो रही है। तो अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपने नोट नहीं भी किया तो आगे जो एमसीक्यूज की डिस्कशन होगी तो आप वीडियो रिवर्स करके ये साइकिल देख सकते हो। मैं दोबारा ये ड्रॉ नहीं करूंगी। ठीक है, सो दो फेजेस किसी भी प्लांट की लाइफ में आती हैं, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगी, लेकिन उससे पहले वो स्पोर मदर सेल्स में भी चेंज होगी या वो भी प्रोड्यूस करेगी, और ये स्पोर्स मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होंगे, इसलिए स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। ओके, अब ये स्पोर्स माइटोसिस के थ्रू गैमेटोफाइट को बनाएंगे और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। ये चीजें आप याद रखनी है कि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। ये गैमेटोफाइट आगे गैमेट्स को बनाएगी, और गैमेट्स एक मेल सेक्स सेल है और एक फीमेल सेक्स सेल है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जाइगोट अगेन स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा गया था कि प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस इन प्लांट्स आर ऑलवेज विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो जर्म सेल्स हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये गैमेट्स मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं या स्पोर्स मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं। गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करवाने वाली जनरेशन है, और स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करवाने वाली जनरेशन है। तो दोनों बेसिक आपके प्रोडक्ट्स हैं, गैमेट्स एंड स्पोर्स। इन दोनों स्पोर्स में से और गैमेट्स में से कौन से वाली ऐसी फेज है जो कि मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुई है? तो करेक्ट ऑप्शन फिर क्या होगा? स्पोर्स। ये माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं गैमेट्स, जस्ट स्पोर पूरे साइकिल के अंदर मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, और स्टेटमेंट में आपसे यही पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन फिर आप क्या मार्क करोगे? ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को यहाँ पे टर्म क्यों यूज किया? बिकॉज आप एंजियोस्पर्म्स को पढ़ रहे हो, और जितने भी प्लांट्स आप देखते हो उनमें से जस्ट एंजियोस्पर्म में फ्लावर प्रोड्यूस होता है, बाकी प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, सो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, इनमें से सीक्वेंस आपने बताना है कि कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के सीक्वेंस को करेक्ट प्रूफ करता है। आपके सामने ये साइकिल ड्रॉ हुआ है, इस साइकिल को देखते हुए अगर आपने करेक्ट ऑप्शन नहीं पता आपको तो आप मार्क कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन फिर क्या मार्क करोगे यहाँ पे? ऑप्शन ए, बिकॉज उसमें स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, और मियोसिस के बाद ये गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगी, और गैमेटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन मींस के ये मेल और फीमेल सेक्स सेल्स कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड जाइगोट इज अ डिप्लॉइड। ठीक है, सो ये जाइगोट आगे स्पोरोफाइट को बनाएगा। सो ये आपका जो सीक्वेंस है ऑप्शन ए में यही सीक्वेंस करेक्ट है। बाकी अगर आप ऑप्शंस देखें तो स्पोरोफाइट के बाद माइटोसिस लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे हमने लिखा कि स्पोरोफाइट के बाद मियोसिस होती है। सो स्पोरोफाइट के बाद माइटोसिस नहीं हो रही, इसलिए आपका सेकंड वाला जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन अगर आप देखें उसमें लिखा हुआ है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, देन गैमेट्स, मियोसिस नो। गैमेट्स के बाद कोई मियोसिस नहीं हो रही है, जस्ट उन्होंने फ्यूज किया और फ्यूज करने के बाद जाइगोट बना दिया। सो आपका सी जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है। जस्ट करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 2 इज ए ऑप्शन, जहां पे बिल्कुल ठीक सीक्वेंस इस साइकिल की गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स के गिवन ऑप्शंस में से सारे जो आपके फीचर्स हैं, जो करैक्टर्स हैं, वो एंजियोस्पर्म के हैं। कौन सा करैक्टर्स एंजियोस्पर्म का नहीं है? ओके, आगे हम पढ़ेंगे जब डबल फर्टिलाइजेशन भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे वाले क्वेश्चंस में। तो उसमें एंडोस्पर्म भी ट्रिप्लाइड है, 3n होता है। उसमें ओवरी जो है वो फ्रूट में ही कन्वर्ट होती है। एंजियोस्पर्म में इनकी एनिमल्स पॉलिनेशन करवाते हैं, ये भी ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन गिवन है स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिड्यूस होती है। रिड्यूस मीन्स के स्मॉल होती है। ओके, जितने भी बेटे आपके पास एंजियोस्पर्म्स हैं उनकी स्पोरोफाइट बहुत प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है, वाइल गैमेटोफाइट जो है वो लेस डोमिनेंट होती है। ये बहुत स्मॉलर साइज की या रिड्यूस साइज की होती है, सो हम यहाँ पे रिड्यूस लिख देते हैं। ओके, एंजियोस्पर्म्स में हर एक प्लांट के अंदर ये दोनों फेजेस आती हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करेगी, गैमेटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। ओके, लेकिन यहाँ पे हर एक प्लांट के अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट है या रिड्यूस है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है या रिड्यूस है। ये हर एक प्लांट की नेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन सब के अंदर स्पोरोफाइट हमेशा डोमिनेंट होती है, ठीक है। और गैमेटोफाइट जो है ये रिड्यूस होती है। अगर आप किसी भी प्लांट की बॉडी देखें तो जो किसी भी प्लांट की बॉडी के अंदर आपको ये स्टेम नजर आ रहा होता है और स्टेम के ऊपर ये ब्रांचेस और ब्रांचेस में ये फ्लावर्स आपको नजर आते हैं। ओके, अब ये जितना भी मेन बॉडी होती है किसी भी प्लांट की बाकी बॉडी जो आपको लीव्स और ब्रांचेस नजर आ रहे हैं वो बड़े साइज की होती है। जो अंदर गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं, आगे फ्लावर का स्ट्रक्चर में ड्रा कर देती हूँ, बहुत स्मॉलर साइज का होता है, अंदर छुपा हुआ होता है। तो वो जो गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं मेल एंड फीमेल बहुत रिड्यूस साइज के हैं। सो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म जो गैमेटोफाइट है, जो गैमेट्स प्रोड्यूस करवाने वाली फेज है, बहुत कम साइज की होती है, वो आपको प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रही होती। बाकी जो सारा प्लांट की बॉडी है वो स्पोरोफाइट है और जो प्लांट की बॉडी आपको नजर आ रही है वो डोमिनेट कर रही है। आपको अगर एंथर और उसका मेल और फीमेल पार्ट देखना है तो आपको उसको कट करना पड़ेगा या फ्लावर को ओपन करना पड़ेगा, उसके बगैर आप नहीं देख सकते, ठीक है। सो जितने भी एंजियोस्पर्म है उनमें गैमेटोफाइट बहुत स्मॉलर साइज की है, वाइल स्पोरोफाइट बहुत डोमिनेट कर रही है, बहुत बड़े साइज की होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने डिस्कस किया एंड क्वेश्चन नंबर 3 में फिर आप क्या मार्क करोगे? ऑप्शन डी कि इसके अंदर स्पोरोफाइट जो है वो रिड्यूस होती है। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। एंजियोस्पर्म के अंदर हमेशा स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है और गैमेटोफाइट हमेशा रिड्यूस होती है। सो सारे करैक्टर्स एंजियोस्पर्म के हैं, जस्ट लास्ट वाला जो है ये इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट है। एंजियोस्पर्म के अंदर हमेशा स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है और गैमेटोफाइट हमेशा रिड्यूस होती है। सो सारे करैक्टर्स एंजियोस्पर्म के हैं, जस्ट लास्ट वाला जो है ये इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को एक्सप्लेन करने से पहले हम उनकी फिगर्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी आप फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में बेटे सबसे पहले आपको जो स्वोलन एक ग्रीन कलर का पोर्शन फ्लावर के नीचे नजर आ रहा होता है। ओके, ये स्वोलन पोर्शन जो ग्रीन कलर का फ्लावर के नीचे आपको नजर आता है उसे आप रिसेप्टिकल कहते हो, ठीक है। और ये जो नैरो पोर्शन है ये आपको इसे पेडिसल बोलते हैं। ओके, इस ग्रीन स्वोलन पोर्शन के बाद ग्रीन कलर की एक छोटे से लीफ नजर आता है आपको। ये ग्रीन कलर का जो लीफ है इसे आप सेपल कहते हो। किसी भी फ्लावर को आप अज्यूम कर लें, चाहे रोज को ही कर लें, तो रोज के बाहर आपको एक छोटा सा वर्ल देखते हैं जो ग्रीन कलर का होता है। उन सारे वर्ल को कलेक्टिवली फिर आप कैलिक्स बोलते हो और इंडिविजुअल लीफ को आप सेपल कहते हो। ओके, इन सेपल्स के बाद ग्रीन कलर के लीव्स के बाद किसी भी लीफ का जो फ्लावर का कलर है वो आपको नजर आ रहा होता है। अगर आप रोज की ही एग्जांपल लें तो रोज की ये वाली जो
लीव्स होंगे ये किस कलर के होंगे, रेड कलर के। तो ये जो रेड कलर के लीव रोज के अंदर आपको नजर आ रहे होते हैं उसे आप पेटल कहते हो। ओके सो इसके बाद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ड्रॉ करने हैं हमने। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसे बहुत से पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स के इनर साइड पे ये प्रेजेंट होंगे। ओके ये जो सेंटर में हमने एक वेज लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके साथ ही हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ये बेसिक पार्ट्स हैं किसी भी फ्लावर के जो सेंटर में हमने ड्रॉ किए, ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ओके लेबलिंग का इनकी ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है फ्लावर के अंदर, ये फीमेल पार्ट है और इस पोर्शन को आप कहते हो ये स्टिग्मा है। ये नैरो पोर्शन इसे आप स्टाइल बोलते हो एंड ये जो स्वोलन पोर्शन है इसे आप ओवरी कहते हैं। ओके स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये तीनों किसके पार्ट हमने बोला है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कलेक्टिवली बेटे आप पिस्टल कहते हो। ठीक है, सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इन तीनों को कलेक्टिवली आपने पिस्टल बोल दिया। और ये किसी भी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ओके ये जो आपको थ्रेड लाइक एक नैरो सा पोर्शन नजर आ रहा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एंथर, जो स्वोलन पोर्शन ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये एंथर है। एंड नीचे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये फिलामेंट है। ठीक है, सो एंथर एंड फिलामेंट को कलेक्टिवली बेटे आप स्टेमन कहते हो। ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट कलेक्टिवली आपने स्टेमन कह दिया। और एंथर और फिलामेंट स्टेमन बना रहे हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है किसी भी फ्लावर के। कि इस ओवरी के अंदर जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पोर्शन है, इसके अंदर बेटे आपको ओव्यूल्स नजर आते हैं अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो। ओके जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन जो मेल सेक्स सेल्स हैं वो एंथर में प्रोड्यूस होंगे और जो एग है वो इन ओव्यूल्स के अंदर, हमने ब्लू कलर में ड्रॉ किए, ये ओव्यूल्स हैं। ओके सो फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है। सो किसी भी प्लांट के ऊपर, प्लांट की बॉडी के ऊपर जो आपको फ्रूट नजर आ रहा होता है, बेसिकली वो ओवरी चेंज हुई होती है फ्रूट के अंदर। तो यही ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद। और इसमें जो ओव्यूल्स हैं, ये ओव्यूल जिसके अंदर एग होता है, ये ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट के अंदर जो सीड है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये ओव्यूल था और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी टर्म्स आपको आई होप के पहले पता होंगी। सो
ओवरी फ्रूट में चेंज होगी और ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा। सो ये पोर्शन था ये फ्लावर के डिफरेंट पार्ट से। अब अगर हम क्वेश्चन देखें अपना क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ये पूछा गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, के गिवन सारे जो ऑप्शंस हैं इनमें से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर पार्ट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। ओके, दो चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन में आपने आपको पहले बताया कि पोलन का ट्रांसफर करना किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर, पोलिनेशन इससे आप कहते हो। ट्रांसफर करवाना किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव सेल का एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। एंथर किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टिग्मा किसका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, सो ये ट्रांसफर करवाने के बाद इस प्रोसेस को आपने पोलिनेशन बोला। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा? फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल सेक्स सेल्स को फ्यूज करवाया जाता है, उनकी फ्यूजन करवाई जाती है। अच्छा बेटे, सो ये आपका दोनों टर्म्स थी, पोलिनेशन की और फर्टिलाइजेशन की। आई होप कि आपको क्लियर होगी। तो स्टेटमेंट में जो पूछा गया कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर पार्ट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, इनमें से जो पेटल्स हैं, पेटल्स अपने शोई कलर की वजह से इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगी तो उनके विंग्स के साथ जो भी पोलन्स हैं वो स्टिग्मा से स्टाइल के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और एग को जाके फ्यूज करवा देंगे। सो ये पेटल्स पोलिनेशन में हेल्प आउट कर रही हैं। स्टिग्मा एंड एंथर एंड कार्पर। कार्पर यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन के लिए टर्म यूज की है, स्टिग्मा आपको पता है उसका एज है, और एंथर यहाँ पे फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए टर्म यूज किया है। तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, और जो पेटल्स हैं ये पोलिनेशन करवा रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से जस्ट जो सेपल्स हैं, ये सेपल्स ना पोलिनेशन करवाती हैं और ना ही ये फर्टिलाइजेशन करवाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन फिर आपका सेपल्स होगा। सेपल्स जस्ट किसी भी प्लांट के फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, ना तो वो पोलिनेशन करवाएंगी और ना ही वो फर्टिलाइजेशन करवाएंगी, वो जस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं किसी भी फ्लावर को। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन सी। Okay, question number 5. Which of the following is the correct order of floral organs from the outside to inside of complete flower? Complete flower means कि कोई भी ऐसा फ्लावर जिसमें ये सारे organs present होंगे। Outside means के बाहरी वाले पोर्शन से सेपल्स, पेटल एंड स्टिग्मा, ये सारी चीजें जो हैं आपने बाहर से इनर साइड पे मूव करना है। तो गिवन ऑप्शंस में से सबसे पहले देख लें कि सेपल किस में गिवन है। ओके, सेपल्स बी में और डी में गिवन है, तो सेपल सबसे आउटर साइड पे हैं। हम इन दोनों में देख लेते हैं कि करेक्ट वाला जो सीक्वेंस है किसका है। तो उसे बी में बताया हुआ है कि सेपल्स के बाद स्टेमन है। बिल्कुल नहीं, सेपल्स के बाद तो पेटल्स होने चाहिए, स्टेमन तो बिल्कुल इनर साइड पे है, तो ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। डी को देख लेते हैं, सेपल्स के बाद पेटल्स, पेटल्स के बाद स्टेमन एंड स्टेमन के बाद कार्पल। कार्पल बेटे पिस्टल के लिए टर्म यूज करते हैं, मींस कि साइलेंट ओवरी जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सारे के सारे आ जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 5 में फिर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, बिकॉज जस्ट एक यही सीक्वेंस अगर आप आउटसाइड से इनसाइड मूव कर रहे हो तो यही एक ठीक है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Okay, question number 6. A perfect flower is fertile but may be either complete or incomplete. Which of the following
करेक्टली डिस्क्राइब अ परफेक्ट फ्लावर। और ओके, परफेक्ट फ्लावर कोई भी ऐसा फ्लावर है जो कि फर्टाइल है। फर्टाइल मीन्स कि वो फर्टिलाइजेशन करवा सकता है, आगे नया फ्रूट प्रोड्यूस करवा सकता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए कौन से दो इंपॉर्टेंट फिर ऑर्गन्स फ्लावर के अंदर होने चाहिए? स्टेमन एंड सेकेंड वन इज कार्पल, जिसे आप पिस्टल भी कहते हो। सो ये दोनों पोर्शंस जो हैं ये आपके नेसेसरी हैं किसी भी फ्लावर के फर्टाइल होने के लिए। इनमें से सेपल्स जस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, पेटल्स किसी भी इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये दो पार्ट्स हैं किसी भी फ्लावर के पास तो इट मीन्स कि वो फर्टिलाइजेशन करवा सकता है, आगे नया फ्रूट प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, सो अगर फ्रूट नया प्रोड्यूस कर सकता है तो इट मीन्स कि अगर ये जस्ट टू पार्ट्स हैं तो जनरेशन इंक्रीज करवाने के लिए अगर बाकी सारे मेंबर्स यहीं भी होंगे और यही दो पार्ट्स हैं तो हम कह सकते हैं कि ये फ्लावर कंप्लीट है और ये फर्टाइल भी है। तो गिवन ऑप्शंस अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कि किसी भी फ्लावर के लिए परफेक्ट होने की क्या ऑप्शन हो सकता है? इट हैज नो सेपल्स, सेपल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस से उसकी फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, सो हम उसको इग्नोर कर देंगे। इट हैज फ्यूज्ड कार्पल, कि इनके जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो आपस में फ्यूज हुए होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें जस्ट वहां से एग चाहिए, अगर एग भी हो वो सेपरेट भी हो या फ्यूज हो। ओके, इसमें एंडोस्पर्म नहीं हो, एंडोस्पर्म जस्ट फूड प्रोवाइड कर रहा है, फूड का कोई और भी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर डी अगर आप देखें ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में आपको बताया गया कि इसमें बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल, तो आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट ऑप्शन होगा कि उसके अंदर स्टेमन भी होना चाहिए और कार्पल भी होना चाहिए, बिकॉज हमें रिफर्टिलाइजेशन के लिए दोनों सेक्स सेल्स ही चाहिए होते हैं, वो यहाँ से हमें मिल जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन कि किसी भी फ्लावर के परफेक्शन के लिए या फर्टिलिटी के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी इसके स्टेमन्स और कार्पल्स का होने हैं। सेपल्स जस्ट प्रोटेक्शन कर रहे हैं, पेटल्स उसे पोलिनेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं, बाकी एक्सेसरी काम है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी भी फ्लावर को फर्टाइल होने के लिए या परफेक्ट होने के लिए स्टेमन एंड कार्पल का लाजमी होना चाहिए, विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इन फ्लावरिंग प्लांट्स पोलन इज रिलीज फ्रॉम, पोलन मेल सेक्स सेल है और मेल सेक्स सेल्स कहाँ से रिलीज होगा? एंथर से। ओके, एंथर से रिलीज होगा तो करेक्ट ऑप्शन फिर आपका क्या हो जाएगा? जो स्टिग्मा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पल भी उसे आप कहते हो, और फिलामेंट जो नीचे इसकी सपोर्ट है। जस्ट आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, बाकी इररेलेवेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 7 कि किसी भी प्लांट के अंदर जो पोलन है वो रिलीज कहाँ से होता है? एंथर से, एंड एंथर इज गिवन इन ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द इंटेगुमेंट्स ऑफ एन ओव्यूल फंक्शन टू डू व्हाट? ओके, पहले मैंने आपको पहले बताया कि ये जो ओवरी है ये फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन मींस कि जो भी मेल सेक्स सेल्स होगा तो वो एग के साथ आके फ्यूज होता है, तो वो फ्यूजन के बाद ये जो ओवरी है ये फ्रूट में चेंज हो जाती है और इसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं ये सीड में चेंज हो जाते हैं। आगे हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ओके, सो ओव्यूल जो है ये सीड में चेंज हो जाएंगे, तो इस ओव्यूल की जो इंटेगुमेंट्स हैं वो वॉल्स जो कि इसको कवर कर रही हैं वो किस चीज में कन्वर्ट होगी? किसी भी सीड को अगर आप देखें तो उस सीड के ऊपर एक एक्स्ट्रा वॉल होती है जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, उसे आप सीड कोट कहते हैं। ठीक है, सो इंटेगुमेंट्स मींस के वो वॉल्स जो कि कहाँ मौजूद हैं? ओव्यूल के सराउंडिंग में। ठीक है, इस तरह से ये ओव्यूल है तो ये एक्स्ट्रा सराउंडिंग में ये वॉल्स होती हैं, और ये वॉल्स किस चीज में चेंज हो जाएंगी फर्टिलाइजेशन के बाद? सीड कोट में। और ओव्यूल खुद किस में चेंज होगा? सीड में। सीड कोट क्या है? एक एक्स्ट्रा कवरिंग जो कि सीड के बाहर मौजूद होती है। सो करेक्ट ऑप्शन फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा कि इंटेगुमेंट्स मींस के एक्स्ट्रा कवरिंग्स जो कि ओव्यूल के बाद है बाहर हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज होंगी? सीड कोट में, एंड सीड कोट इज गिवन इन ऑप्शन सी।
ओके, क्वेश्चन नंबर 9, पैरेलल वेनेशन आर फाउंड इन। अगर आप लीव्स को देखें तो लीव्स दो तरह के आप ऑब्जर्व करते हो। ओके, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं बेटे जिसमें ये जो लाइंस आपको नजर आ रही होती हैं, ओके ये जो विनेशन, ये जो लाइनिंग आपको नजर आ रही है, इन्हें आप विनेशन कहते हो। विनेशन, अगर ये वाली जो लाइनिंग है अगर पैरेलल है, तरह से ब्रांचेस की फॉर्म में या नेट की फॉर्म में नहीं है, तो इसे आप कहते हो कि ये पैरेलल विनेशन है। और अगर यही लाइनिंग ब्रांच्ड फॉर्म में या नेट की फॉर्म में आपको नजर आ रही है, तो इसे आप कहते हो कि ये रेटिकुलेट विनेशन है। ठीक है, रेटिकुलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन, ये दोनों उनकी अरेंजमेंट की बेस पे बोला गया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरेलल विनेशन मींस कि इस तरह की जो विनेशन अरेंजमेंट है, वेन्स की जो अरेंजमेंट है वो किसके अंदर है, मोनोकोट्स में या डायकोट में, डायकोट स्टेम में या डायकोट रूट में। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 मोनोकोट्स, मोनोकोट इज गिवन इन ऑप्शन ए। सो करेक्ट ऑप्शन फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ए होगा कि मोनोकोट्स के अंदर पैरेलल विनेशन होती है। आपने मोनोकोट और डायकोट के डिफरेंसेस, उनके करैक्टर्स याद किए होंगे। तो ये वाले जो अरेंज कोड की है, ये अरेंजमेंट मोनोकोट की है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन फिर क्वेश्चन नंबर 9 में ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म जब भी आप बात करते हो तो एंजियोस्पर्म ऐसे सारे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म वो सारे प्लांट्स जिनके सीड्स नेकेड हैं उन्हें आप जिम्नोस्पर्म कहते हो। वाइल जिनके सीड्स फ्रूट के अंदर कवर हुए होते हैं, वो नेकेड नहीं होते, वो अनकवर नहीं होते, तो उन्हें आप कहते हो कि ये एंजियोस्पर्म है। ठीक है, जिस तरह से एप्पल को अगर आप देखो तो उसके सीड्स आपको नजर नहीं आते हैं, सो एप्पल इज अ एंजियोस्पर्म, उनके सीड्स एनक्लोज हैं, कवर हुए हुए हैं। तो जब भी आप जिम्नो और एंजियो का डिफरेंस लिखोगे तो सबसे मेजर डिफरेंस उनका यही है कि उनके सीड्स एनक्लोज हैं या नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन फिर यहाँ पे आप क्या मार्क करोगे, फर्स्ट कंपाउंड लीव्स का बताया हुआ है। लास्ट आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो लास्ट में गिवन है, इन हैविंग ओव्यूल्स एनक्लोज्ड इन ओवरी। ओव्यूल्स मैंने आपको पहले बताया कि किसमें कन्वर्ट होता है, सीड के अंदर। तो जो सीड्स हैं वो ओवरी के अंदर एनक्लोज हैं। ओवरी किसमें चेंज हो जाती है, फ्रूट में। अभी हमने पहले ये ड्रॉ किया है। तो ओवरी के अंदर अगर ओव्यूल्स हैं तो ये आपका एंजियोस्पर्म है, अगर बाहर हैं तो ये जिम्नोस्पर्म है। और ये करेक्टर आप यूज करते हो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को डिफरेंशिएट करवाने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ये करेक्टर आप यूज करते हो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को डिफरेंशिएट करवाने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10।